Okay, so we will start with first question of units and measurements of JEE NEET classes. तो पहला ही क्वेश्चन है, in CGS system the magnitude of force is 100 times. In another system where fundamental physical quantities are kilogram, meter and minute, SI में किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड होता है, यहाँ पे किलोग्राम, मीटर एंड मिनट बोला है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, मतलब अगर एक सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में 100 डाइन का फोर्स है, तो दूसरे सिस्टम में उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, राइट. तो हमने ये दो मेथड से सॉल्व किया था. एक तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कन्वर्जन फैक्टर कैसे फाइंड करते हो डायमेंशन से, और दूसरा मेथड, दो मेथड थे. तो वन बाय वन आई विल टेल यू बोथ मेथड्स. तो मेथड नंबर 1 जो हमको ऑलरेडी पता है, मेथड 1 100 टाइम्स इक्वल टू x इन दैट सिस्टम. तो x इन न्यू यूनिट. अब वो पता नहीं ना, सो क्या बोलेंगे, ऐसा सिस्टम तो क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन. लेकिन ऐसा सिस्टम है क्या, तो कुछ न्यू सिस्टम है. तो 100 डाइन इक्वल टू x न्यू यूनिट. 100 डाइन, डाइन क्या है, फोर्स, फोर्स है ना. तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2. लेकिन ये सीजीएस है तो मैं 1 1 और 1 से डिनोट करूंगा. x न्यू यूनिट m1 l1 एंड t-2. लेकिन न्यू सिस्टम है तो 2 2 एंड 2. तो हमको फाइंड करना था x. तो x विल बी 100 m1 अपॉन m2, ये सिर्फ डिवाइड कर दिया, रेज टू 1. l1 अपॉन l2 रेज टू 1. t1 अपॉन t2 रेज टू -2, राइट. देन m1, ये कौन सा सिस्टम था, सीजीएस. सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में मास किस में मेजर करते हो, ग्राम में. तो x इक्वल टू 100, मास इज ग्राम, और यहाँ पे क्या बोला है, किलोग्राम, रेज टू 1. L1 सीजीएस में सेंटीमीटर, और यहाँ पे मीटर, रेज टू 1. सेकेंड एंड सेकेंड, रेज टू -2. फिर सेकेंड एंड सेकेंड, सेकेंड मिनट, मिनट. तो यहाँ पे हमको बोला है सेकेंड सिस्टम में मिनट, रेज टू -2. देन ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम इज 10⁻3, मतलब 1000. तो यहाँ पे 10⁻3 ग्राम आएगा, 10⁻3 ग्राम. सेंटीमीटर, 1 मीटर, how many सेंटीमीटर, 10⁻2, राइट, सेंटीमीटर, रेज टू 1. सेकेंड, एक मिनट में कितने सेकेंड, 60, रेज टू -2. ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड कैंसल, राइट. देयरफॉर आपको मिल जाएगा x इक्वल टू, ये 100 है, ये नीचे 10⁻3 है, और वहां पे 10⁻2 है. तो 10⁻3 और 10⁻2, पहले तो ये कैंसिल करो, राइट. नीचे बचा 10⁻3, नीचे आया 10⁻3, और क्या आया, 60⁻2, क्योंकि ऊपर 1 था, 1 एनीथिंग इज 1, नीचे 60 है, 60⁻2 आएगा. ये 60⁻2 ऊपर जाएगा, कितना आएगा, 60 का स्क्वायर, मतलब कितना, 3600 अपॉन कितना, 1000. 10⁻3 कितना है, 1000. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3.6. तो 100 डाइन का फोर्स न्यू सिस्टम में कितना होगा, 3.6. ऑप्शन नंबर सी. अब ये मेथड 1 था. Same question you can solve with another method. So that is the difference between regular theory and this particular JEE NEET practice. तो आपको पता होना चाहिए, वेरीफाई भी हो जाएगा जो हमने किया वो सही है या गलत. You can verify easily. देखो, नंबर इनटू यूनिट, नंबर जैसे यहाँ पे 100, यूनिट मतलब डाइन,
नंबर इनटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट होता है, रिमेंबर दिस। व्हाट इज एन? एन इज नंबर, नंबर मतलब वैल्यू। जैसे 100 डाइन, तो एन क्या है? 100। डाइन क्या है? यूनिट, यू। प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ऐसा लिख सकते हो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, राइट। n1 कितना था? 100। u1 कौन सा सिस्टम है? सीजीएस। सीजीएस में फोर्स क्या होता है? डाइन। लेकिन फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब क्या? ग्राम, क्योंकि कौन सा सिस्टम में हो? सीजीएस। एक्सेलरेशन मतलब क्या? स्पीड अपॉन टाइम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये ऐसा सिस्टम होता तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कौन सा सिस्टम है? सीजीएस, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। n2 फाइंड करना है, जिसको मैंने x बोला था, यहाँ पे उसको बोल रहा हूं मैं n2। u2, u2 सेकेंड सिस्टम में मास किसमें था? किलोग्राम। डिस्टेंस किसमें था? टाइम किसमें था? मिनट स्क्वायर, राइट। अब 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू n2। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। 1 मीटर में कितने मीटर? 100। हाँ, 1 मीटर में 100 मीटर ना, 1 मीटर में 100 मीटर, 1 इक्वल टू 100। यस, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड्स। कैंसल 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 एंड कैंसल, राइट। ये 100 है, ये भी 100 है, कैंसल, राइट। अब ये जो आपके पास n2 आएगा, ये सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर भी होगा कैंसल। देखो ये 60 सेकेंड था, 1 मिनट क्या था? 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड का स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, कैंसल और कैंसल। ये 60 स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऊपर, और 10³ कहाँ आएगा? नीचे। तो ये आ जाएगा आपके पास 60 स्क्वायर अपॉन 10³ व्हाट इज 60 स्क्वायर? 3600 एंड दिस इज 1000। व्हाट इज दिस? 3.6। तो ये मेथड ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू डायमेंशन। तो ये ऐसे ट्रिक्स हमको धीरे धीरे सीखने हैं। इसके बाद और शॉर्टकट आएंगे, मैं बताऊंगा, बट यू शुड practice this, solve in this way. Okay, so let us move to next question. So before we go ahead with next question, तो ये दो मेथड से सेम आंसर आना मतलब इट इज वेरिफिकेशन कि दोनों मेथड्स सही है। सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर्स प्रॉपर्ली लिखना, ग्राम और किलोग्राम का, सेंटीमीटर और मीटर का, सो ऑन सो फोर्थ। अगला क्वेश्चन, of the following quantities which one has dimensions different from the remaining three? चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बाकी तीन के कंपैरिजन में अलग है? तो of the following quantities which one has a dimension different from the remaining three? Energy per unit volume, force per unit area, product of voltage and charge per unit time, angular momentum per unit mass. अब इसमें से दो क्वांटिटी ऐसे हैं जो हमने पहले से डिफाइन करके रखा है, कम से कम फॉर्मूला पता है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी के डायमेंशन हमको पता है, वॉल्यूम के पता है, फोर्स के पता है, एरिया के पता है। वोल्टेज एंड चार्ज, वोल्टेज एंड चार्ज अभी इस स्टेज पे आपको इसके डायमेंशन नहीं पता, हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, वो बात के लिए हम लोग पेंडिंग रखेंगे। एंड नंबर 4, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। तो हम ए, बी और डी चेक कर लेंगे, क्योंकि ए, बी और डी का फॉर्मूला हमको पता है, या तो इजी है, वी कैन जस्ट से हाँ ये एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट्स इट। सी छोड़ देंगे तो एक एक करके, क्योंकि सी जो है वोल्टेज और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो बाद में हम लोग लेटर स्टेज पे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर चालू होगा तब वहां पर डिफाइन कर देंगे वो। पहला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम है। रिमेंबर थ्रू आउट दिस कोर्स मैं स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए यूज करता हूँ, और ये वी उसके ऊपर ऐसा, तो ये होता है वॉल्यूम। तो नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि वेलोसिटी की वॉल्यूम। रिमेंबर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम,
एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 L2 T-2। वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं, L3। ये ऊपर जाएगा तो m1 L-1 क्योंकि 2 - 3 एंड T-2 T-2, ये आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा कौन सा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर, और हमने ऑलरेडी इसके डायमेंशंस निकाले थे। फोर्स मतलब m1 और एरिया L2, मतलब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा m1 L-1 T-2, मतलब इन दोनों की तो सेम आ गया। मतलब ए और बी में से दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या पूछा था कि किसका अलग है, इन दोनों को सेम है। फिर अभी ऑप्शन नंबर डी चेक करो, क्योंकि सी फिलहाल हमको वोल्टेज और चार्ज का हमको पता नहीं, डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं वो धीरे धीरे हम कर लेंगे। पर अभी पहला ही दिन है तो मैं डायरेक्टली वोल्टेज पे नहीं जाऊंगा, इट विल जस्ट क्रिएट कंफ्यूजन। तो फिलहाल इसको हम पेंडिंग रखते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत इजी है। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम होता है mv। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, mvr। m इज मास, v इज स्पीड, r इज डिस्टेंस, रेडियस, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास मतलब एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास। अब एंगुलर मोमेंटम खुद क्या है, क्या है, mvr अपॉन m। तो क्या हो गया, कैंसिल है, कैंसिल, राइट। तो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस फाइंड करना है तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, L1 T, और R क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, L1। तो कितना आ गया, L2 T-1। तो इसके अलग आ गया, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the frequency of vibration f of mass m suspended from a spring of spring constant k is given by a relation of this type, f equal to c m raised to x k raised to y, where c is dimensionless quantity, value of x and y are। अब ये क्वेश्चन क्या है हम बाद में आएंगे, इस पे पहले समझ लो। तो वोल पर्पस ये जो चैप्टर है सबसे पहले क्यों रखा, ये सबसे पहले इसके लिए है क्योंकि आने वाले 2 साल में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक में अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव होंगे। तो बाय दैट टाइम तब तक आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे यहाँ पे एक के है, इसको बोला है फोर्स कांस्टेंट। अभी फोर्स कांस्टेंट क्या है तो पहले वो समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। इमेजिन मेरे पास एक स्मूथ टेबल है, और फिजिक्स में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, राइट। यहाँ पे एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, ये एक टेबल था, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक मतलब एक ऑब्जेक्ट है, सम ऑब्जेक्ट। इसको मैंने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया। तो 12th में आप डिटेल में देखोगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, राइट। फिजिक्स में एक वर्ड आता है इक्विलिब्रियम, सुना है ये वर्ड, क्या होता है इक्विलिब्रियम, when the forces acting on an object are balanced, मतलब टोटल फोर्स इज 0। जैसे आप अभी बैठे हो, अब कैसे बैठ पा रहे हो, ग्रेविटी तो एक्ट हो रहा है, तो नीचे क्यों नहीं गिर रहे हो, क्योंकि आपका वेट बेंच पे एक्शन है और बेंच आप पे रिएक्शन लगा रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन और बेंच ने लगाया रिएक्शन, ये हो गया बैलेंस। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्वी मतलब इक्वल, लिब्रियम मतलब फोर्सेस आर बैलेंस बेसिकली। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टोटल फोर्स कितना, 0, राइट। रिजल्टेंट फोर्स कितना, 0, ये याद रखना। तो ये इस ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब टोटल फोर्स कितना है, 0 है। अब इमेजिन ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, व्हाइट लाइन,
दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इन इक्विलिब्रियम। जब सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो तब जो पोजीशन होगा उसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर इसको और एक वर्ड है मीन पोजीशन। मीन मतलब एवरेज पोजीशन। अब इमेजिन मेरे पास यही ऑब्जेक्ट था, वही स्प्रिंग था, अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया, राइट। तो स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया, करेक्ट। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करके मूव करके छोड़ देता हूं, क्या होगा, इट विल कम बैक, राइट, इट विल कम बैक टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये जो पोजीशन है यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस नहीं है। यहाँ तक क्लियर। अब याद रखना, रिमेंबर आपने फोर्स लगाया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स राइट, ये है फोर्स, राइट, करेक्ट। और फिर यहाँ पे आया और छोड़ दिया, तो ये जो पोजीशन आ गया, ये आ गया न्यू पोजीशन। तो आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया, टू द राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट। फिर मैंने पूछा कि आपने इसको छोड़ दिया, तो आपने बोला वो वापस जाएगा। वापस जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, उसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, मतलब कहाँ जाएगा, टू द लेफ्ट। क्यों जाएगा, वाई। देखो कभी भी फिजिक्स में याद रखना, आप अपने आप कुछ नहीं होता, तो वहां वापस जाएगा क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया था, तो स्प्रिंग उसको वापस बुलाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ, टू द लेफ्ट एक फोर्स है, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। स्टोर करना और रीस्टोर करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्टोर, वापस से सेम कॉन्फ़िगरेशन में लाना, वापस से उसको सेम सिचुएशन में लाना। तो ये स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया, उसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि वो फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को वापस से अपनी जगह पे लाएगा, इसको मैं बोलूंगा एफ आर। एफ आर क्यू रीस्टोरिंग फोर्स है, राइट। तो बेसिक आइडिया क्या है, स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया टू द राइट साइड, जैसे छोड़ दिया तो वापस गया टू द लेफ्ट। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग ने एक फोर्स जनरेट कर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है कितना है, ये रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करोगे उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, जितना दूर ले जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होगा, राइट। ऐसे होता है ना, स्प्रिंग को खींचते हो, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हो और ये हटाना हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको के बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, राइट। इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो अभी हमको रिक्वायर्ड नहीं है, वो है माइनस साइन। माइनस कहां से आया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था, राइट, फोर्स कहां है, दोनों अपोजिट है, तो माइनस साइन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, हमको पूछा था, हमको बताया था कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है सी। सी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब हमको डायमेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एम रेस टू एक्स, एम क्या है, मास है, और के रेस टू वाई। अब दिक्कत ये था कि के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट पता ही नहीं, तो पता नहीं तो डायमेंशन कहाँ से निकालोगे, अब पता लग गया। तो व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स अपॉन डिस्टेंस। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l1 t माइनस टू, और डिस्टेंस क्या होता है l1, कैंसल एंड कैंसल। तो फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, दो नाम है इसके, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, 1 t माइनस टू। नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें और एक वर्ड था फ्रीक्वेंसी। What do you understand by frequency and what do you understand by time period?
what is time period, what is frequency. Simple. Imagine मेरा जो मोशन है ना, ये पीरियोडिक मोशन है. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? मैं एक जगह से स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ, फिर सेम वापस वहां जाता हूँ. ये हो गया पहला ऑसिलेशन, पहला मोशन, पहला सेट कंप्लीट. फिर मैं वापस सेम सेट सेम टाइम में करता हूँ. सेम टाइम में जब एक मोशन बार बार सेम टाइम में रिपीट हो, उसको बोलते हो पीरियोडिक मोशन. आपके लेक्चर को पीरियड क्यों बोलते हैं पता है? सेम रीजन. हर दिन कितने बजे होगा? 7:20 हर दिन होगा. करेक्ट. जो आपके पास एनालॉग वॉच होता है, डिजिटल नहीं एनालॉग, उसमें जो 3 हैंड होते हैं ना, कौन से? सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड. सेकेंड हैंड एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा? 60 सेकेंड. हर बार 60 सेकेंड. कि ऐसा होगा अभी 60 सेकेंड, फिर बाद में 30 सेकेंड, फिर बाद में 90 सेकेंड, ऐसा होता है क्या? तो वो जो हैंड का मोशन है वो क्या है? पीरियोडिक है. क्यों पीरियोडिक है? हर बार 60 सेकेंड में वापस अपनी जगह पे आया. मिनट हैंड 60 मिनट्स, आवर हैंड 12 आवर. 24 मत बोलना क्योंकि 12 ही होता है उसमें. करेक्ट. तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हो? पीरियोडिक मोशन. राइट. पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं. टाइम पीरियड मतलब एक मोशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड. राइट. अब इमेजिन, ये देखा सिलाई मशीन, देखा है सिविंग मशीन. जब मशीन चालू होता है तो नीडल कैसा होता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है ना. नीडल विल गो डाउन, गो अप डाउन, ऐसा होता है. करेक्ट. राइट. मान लो एक बार ऑसिलेट होने में, एक बार नीचे फिर ऊपर आने में सपोज 0.1 सेकेंड लगा, तो टाइम पीरियड कितना है? 0.1. तो एक सेकेंड में कितनी बार हुआ? 10 टाइम्स. इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. एक मोशन एक सेकेंड में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ टाइम्स द सेम मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन 1 सेकेंड, क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी. अब आपने ही मुझे बताया, मैंने बोला टाइम पीरियड 0.1, मोशन को एक बार कंप्लीट होने में 0.1 सेकेंड. तो एक सेकेंड में कितना? आपने क्या बोला? 10. मतलब आपने क्या किया बताया? आपने ये किया. मतलब क्या किया बताया? आपने 1 अपॉन टाइम पीरियड किया, क्योंकि 1 अपॉन 0.1 मतलब कितना? 10. और 0.1 10⁻⁻1 ऊपर जाके क्या होगा? अरे 1 अपॉन 0.1 मतलब 1 अपॉन 10⁻⁻1 मतलब क्या? 10. तो फ्रीक्वेंसी बताते वक्त आपने क्या किया? आपने किया 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो ये बताना चाहिए. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स द सेम मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इन हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 सेकेंड. उसका फिजिक्स में फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टी, वेयर इट इज टाइम पीरियड. गुड. अगर यहाँ तक पता है, क्योंकि मैंने अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया था, इसीलिए दिया था कि यहाँ पे लगने वाला है. अरे एमसीक्यू नंबर 4, m0 l0 t-1 ऐसा आना चाहिए था फ्रीक्वेंसी का. राइट. गुड. तो अब आपको पूछा है x और y की वैल्यू बताओ. तो हमको दिया है f इक्वल टू c m रेज टू x और k रेज टू y. अगर मैं डायमेंशंस लिखता हूं तो f ये फोर्स नहीं है, क्या है? फ्रीक्वेंसी. इक्वल टू c तो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस का डायमेंशन लिखते हैं क्या? नहीं. मास m रेज टू 1 रेज टू x. k क्या था? m1 t-2. तो m1 t-2 रेज टू y. फ्रीक्वेंसी इज t-1. तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या आते हैं? t-1. तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस है t रेज टू -1. तो t रेज टू -1 इक्वल टू m रेज टू x और ये m रेज टू y. तो m रेज टू x प्लस y. करेक्ट. और t रेज टू -2y. इस साइड में m है क्या? नहीं है. तो m नहीं है तो मतलब क्या है? m रेज टू 0.
तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद है, m का पावर लेफ्ट साइड पे राइट साइड में सेम होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई आना चाहिए 0। t का पावर सेम होना चाहिए, मतलब -1 इक्वल टू -2y। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो y इक्वल टू माइनस कैंसल 1/2। ये 1/2 यहाँ जाएगा, तो x प्लस वाई मतलब x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी -1/2। तो x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू कितनी 1/2। तो -½ एंड +½ है क्या, -½ एंड +½ है ऑप्शन नंबर डी। तो -½ एंड +½ इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी। राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 3। Next question, if energy E, velocity v and force F be taken as fundamental quantity, then what are dimensions of mass? नहीं, नॉर्मली क्या होता है हमारे एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में कौन फंडामेंटल था, लेंथ मास और टाइम। और बाकी सारे क्वांटिटीज हमने लेंथ मास और टाइम से डिराइव किए थे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बोल रहे हैं कि लेंथ मास टाइम फंडामेंटल नहीं है। कौन फंडामेंटल है, एनर्जी वेलोसिटी एंड फोर्स। तो अगर ये तीनों फंडामेंटल है तो फिर मास के डायमेंशंस क्या आएंगे, देखो रिमेंबर, अच्छे समझ लो। जब मैं बोलता हूँ लेंथ मास टाइम फंडामेंटल है, तो फिर हम एनर्जी को कैसे लिखते हैं, m1L2T-2। जब हम बोलते हैं कि लेंथ मास टाइम फंडामेंटल है तो फोर्स कैसे लिखते हैं, m1L1T-2। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, L1T-2 -1। ये एक्सीलरेशन है, ओके। देन अब ऐसा इन्होंने बोला है कि MLT ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल कौन है, एनर्जी है, और कौन है, वेलोसिटी है, और कौन है, फोर्स है। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब मास क्या आएगा, e रेज टू समथिंग, v रेज टू समथिंग एंड f रेज टू समथिंग, राइट। तो पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमको किसके डायमेंशन चाहिए थे, मास के। तो मास किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पे। कैसे डिपेंड करेगा पता नहीं, क्या बोल देंगे, एक्स। किस पे डिपेंड करेगा, वी पे। कैसे डिपेंड करेगा पता नहीं, और किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे, फोर्स रेज टू जेड। फिर आप लिखोगे सम कांस्टेंट, कोई तो एक कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, e रेज टू एक्स, v रेज टू y, f रेज टू z। लेकिन मुझे m पता है, m क्या है, मास है, m रेज टू 1। e क्या है, e भी पता है, m1L2T-2 रेज टू x। v है L1T-1 और फोर्स था m1L1T-2 रेज टू z, राइट। अब इफ यू सी लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ m रेज टू 1 है, राइट हैंड साइड पे m रेज टू x और यहाँ पे m रेज टू z। तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, m रेज टू x, l रेज टू 2x, t रेज टू -2x, l रेज टू y, t रेज टू -y, m रेज टू z, l रेज टू z, t रेज टू -2z। m कहाँ है, m रेज टू x और m रेज टू z। तो m रेज टू x प्लस z, तो m रेज टू x प्लस z, l रेज टू 2x, l रेज टू y और l रेज टू z। तो l रेज टू 2x प्लस y प्लस z, t रेज टू -2x माइनस y और -2z, t रेज टू -2x माइनस y और -2z, करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ m है, मतलब कौन नहीं है, L और T। जब L और T नहीं हो तो कैसे लिखते हो, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है, क्या से, पावर सेम, मतलब x प्लस z इक्वल टू 1, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0,
माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हमारे पास अभी तीन इक्वेशन है, इन तीनों को सॉल्व करके हमको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे करोगे? इसमें से तो सबसे पहले माइनस माइनस कॉमन निकाल दो। ये आ गया माइनस कॉमन, तो क्या बचा? 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। ये माइनस को वहां शिफ्ट कर दिया तो खत्म, राइट? माइनस को यहाँ लेके गए तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये आपके पास आ गए तीन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? एक्चुअली नेगेटिव साइन कॉमन नहीं निकाल तो ज्यादा इजी था। कैसे? डायरेक्टली ऐड कर दो। इमेजिन नेगेटिव साइन में कॉमन निकालता ही नहीं। आपको याद है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हो? तो फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को ऐड कर दिया तो 2x माइनस 2x खत्म, 0। y माइनस वाई, z माइनस 2z, माइनस जेड इक्वल टू 0, मतलब जेड इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर दिया अगर आपने, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस जेड इक्वल टू 0, मतलब जेड इक्वल टू 0। अगर z 0 है तो x कितना है फिर? 1, राइट? देन पुट z इक्वल टू 0 in equation number 1, therefore x plus 0 equal to 1, therefore x equal to 1। अब ये x equal to 1 और z equal to 0 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुट x equal to 1 and z equal to 0 in equation number 2, तो हमको मिल जाएगा y का वैल्यू। तो क्या है? 2x, व्हाट इज x? 1, प्लस क्या है? y, प्लस क्या है? z, लेकिन z क्या है? 0, इक्वल टू क्या है? 0। तो ये आएगा यहाँ से 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू -2। अब ये x, y और z की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए। कुछ तो नाम दे रहा है, कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो पुट वैल्यूज, कौन कौन से वैल्यू आए? पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर ए। क्या था इक्वेशन नंबर ए? मास इक्वल टू k, m रेज टू x, मतलब m रेज टू 1, v रेज टू y। ई था कि क्या था? हाँ, ई था, राइट? तो ये भूलना मत, नहीं तो गए एम एम कैंसिल हो जाएगा। e raised to x, v raised to y and f raised to z। e raised to x, x की वैल्यू कितनी? v raised to y, y कितना? और f raised to z, z कितना? 0। तो m एक पे तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हटा दे तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी, e raised to 1, v raised to -2। तो e1 and v -2, e1 v -2, ऑप्शन नंबर डी। Good, clear? Next question. A physical parameter A can be determined by measuring the parameters B, C, D and E। जैसे हमने देखा था थ्योरी क्लासेस में, a physical parameter Z can be determined by measuring parameter A and B। याद है? A raised to N, B raised to M। अगर मेरे पास इफ आई हैव, चलो एक एक्स्ट्रा भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। सपोज हमारे पास z इक्वल टू a रेज टू n, b रेज टू m, c रेज टू p, d रेज टू q ऐसा है, तो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन z? रूल क्या था? डेल्टा z बाय z, ये होता है फ्रैक्शनल एरर। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो होता है परसेंटेज एरर। पावर n m p q, चाहे पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, हमेशा क्या लिखते हो? प्लस।
प्लस 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 n किसका पावर था a का, तो डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाइड बाय 100। n किसका पावर था b का, डेल्टा b बाय b मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन c और परसेंटेज एरर इन d, करेक्ट, राइट। तो अगर ये याद है तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी बोला है इन्होंने टेलिंग यू कि हमारे पास एक फिजिकल पैरामीटर है ए, जो हमने बी सी डी और ई से डिराइव किया है, और रिलेशन क्या दिया है आपको, आपको रिलेशन दिया है ए इक्वल टू बी रेज टू अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, सी रेज टू बीटा, इसको बीटा बोलते हैं, अपॉन अपॉन डी रेज टू, इसको गामा बोलते हैं, और ई रेज टू डेल्टा, ऐसा बोला है, राइट। तो ए हमने डिराइव किया बी से, बी और ई से, और फॉर्मूला था बी रेज टू अल्फा, सी रेज टू बीटा, डी रेज टू गामा, ई रेज टू डेल्टा। अब आगे आपको बोला है इफ द मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ बी सी डी एंड ई आर, एक्चुअली क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। बी में परसेंटेज एरर कितना है b1, सी में कितना है c1, डी में कितना है d1, ई में कितना है e1, मतलब क्या दिया है आपको बताया है डेल्टा b बाय बी इंटू 100, ये कितना है b1%, डेल्टा c बाय सी इंटू 100, ये कितना बोला है c1%, डेल्टा d बाय डी इंटू 100, ये कितना बोला है d1%, और डेल्टा e बाई ई इंटू 100 कितना बोला है E1%, ये सब परसेंटेज में है। फिर अगर मुझे ए में परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कैसे लिखेंगे, अल्फा पावर में क्या है, अल्फा किसके पावर में है, तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस बीटा किसके पावर में है, सी, तो डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस गामा, गामा डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 और प्लस डेल्टा, डेल्टा, अब ये स्मॉल डेल्टा है, ये कैपिटल डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, वो भी डेल्टा है, जैसे ये भी ए है और ये भी ए है, सिमिलरली ये स्मॉल डेल्टा है, ये कैपिटल डेल्टा है, ये पता होना चाहिए। तो डेल्टा डेल्टा ई बाय ई इंटू 100, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 कितना था b1, तो अल्फा b1 प्लस बीटा c1 प्लस गामा d1 प्लस डेल्टा e1%, राइट। तो कहाँ पे आया अल्फा b1, बीटा c1, गामा d1 एंड डेल्टा e1, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अब वेट अ मिनट, ये क्योंकि हमने अभी कोर्स स्टार्ट ही किया है, इसके लिए मैंने फुल फ्लेक्स सॉल्यूशन बताया, राइट, लेकिन आगे जाके शॉर्टकट्स, टाइम बचाना है हमारे पास, एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम है, कोई क्वेश्चन बड़े होते हैं वहां पर ज्यादा देना पड़ता है, कोई क्वेश्चन ऐसे सिंपल होते हैं जहाँ पे कम देना पड़ता है। रिमेंबर, कभी भी मैंने इसके लिए लिख के दिया, पावर होते हैं मल्टीप्लाई, और एरर एनालिसिस में कहीं पे भी नेगेटिव दिखा क्या तुमको, नहीं, एक ही ऑप्शन है जहां पे माइनस साइन है ही नहीं, बी, हाँ बोलोगे ए भी है, लेकिन ए में फिर पावर कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो दो चीज, पावर मल्टीप्लाई होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो पावर कहाँ मल्टीप्लाई हुआ, डी में, और नेगेटिव कहाँ नहीं है, डी में, अब तो सॉल्व करना ही नहीं था इसको, इसे देखना था, अच्छा अल्फा है, अल्फा किसका पावर है, बी का, बी में एरर कितना है b1, तो अल्फा b1, बीटा किसका पावर है सी का, तो बीटा c1, गामा किसका पावर है डी का, तो गामा d1, और डेल्टा किसका पावर है ई का, तो डेल्टा e1, तो दिस इज अ ट्रिक दैट यू कैन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस R is equal to V by I, इस लॉ को क्या नाम है, V equal to IR मतलब कौन, ओहम्स लॉ, तो V equal to IR मतलब R equal to V by I, where V is 100 ± 5 volts, मैंने बताया था, ऐसा लिखना मतलब क्या,
एरर के साथ, प्लस माइनस के बाद जो लिखा है वो क्या है, एरर है, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, और करंट कितना है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल एरर इन ए? सबसे पहले आर क्या है, V अपॉन आई, टोटल एरर परसेंटेज लिखा है यहाँ पे, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये क्या आएगा? हाँ कैसे, इससे क्या लिखोगे, डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I, पक्का प्लस की माइनस बीच में, प्लस, पक्का श्योर, यस। देन व्हाट इज डेल्टा V? व्हाट इज डेल्टा V? प्लस माइनस के बाद जो लिखते हैं वो डेल्टा V होता है, तो कितना 5, तो 5 अपॉन V कितना, इंटू कितना, प्लस डेल्टा I कितना 0.2, 1 नहीं 0.2 अपॉन 100 नहीं 10, 10 प्लस माइनस लिखा है राइट, इंटू कितना, ये 1 जा ये 10 जा, 10 इंटू 0.2 कितना, ये कैंसल कैंसल, तो ये कितना है 5, और वो कितना है 2, तो 5 और 2 कितना होता है, तो 7% एरर इन रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी।